नमस्कार दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, जिसके बारे में हमें पता ही है। हमारा सब्जेक्ट का तीसरी यूनिट इस समय चल रही है, जो कि ख़त्म होने वाली है। अभी तक दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की बात करें, तो हमें एक बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में हम उप्स प्रोग्रामिंग को या उप्स पैराडाइम्स को देख रहे हैं, तो ये कहना सही नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, ये एक स्टेप आगे है। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो ही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन सब्जेक्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारा सिलेबस था दोस्तों, तो अगर हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करें या सिलेबस को देखते हैं, तो सबसे पहली यूनिट हम लोगों का इंट्रोडक्शन था। और उस पहली यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन वाली यूनिट में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर कोई भी अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका यूज़ क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें ये पता है कि अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें उप्स के पैराडाइम्स का यूज़ करके ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो हमें उप्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले समझना होगा कि पर्टिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट का क्या स्पेशलिटी है और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे, देन तब आप क्या करते हैं कि जब आपको सिस्टम डिज़ाइन करना होता है और आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं, तो आप एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर दूसरे बाद में कौन सा स्टेप होगा। तो सपोज कीजिए कि आप जब एक-एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आगे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उप्स की कौन से फीचर को या कौन सी फंक्शनैलिटी को वहाँ पे ऐड करना है, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको उप्स के सारे फीचर्स के बारे में पता हो। ठीक है ना? जैसे हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म, आपका इनहेरिटेंस, ये दोनों के दोनों जो है ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों ही रीयूजेबिलिटी को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना? तो हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है और इनहेरिटेंस किस तरीके से रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो हमें पता है कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हम अकॉर्डिंग टू नीड आगे जब भी प्रोग्राम में ज़रूरत होगा तो उस फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक बेस क्लास होता है, उससे डिराइव्ड क्लास होता है। डिराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकता है। तो दोनों सपोर्ट रीयूजेबिलिटी को कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, ये तभी आप समझ पाएंगे जब उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता हो। ठीक है? ठीक दोस्तों, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा हाइडिंग की और इंफॉर्मेशन हाइडिंग की, दोनों दो कॉन्सेप्ट है। एक आपका डाटा को सिक्योर करता है, हाइड करता है, और दूसरा आपके इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। तो अब इनके बीच में जब तक आपको जो मेन डिफरेंस है वो नहीं समझ में आएगा, तब तक आप दोस्तों कहाँ किसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ये आप नहीं फाइंड कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें, तो हमें पता है कि हम इसमें दो मेंबर्स का यूज़ करते हैं, एक आपका पब्लिक मेंबर और एक आपका प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनके अंदर हम पर्टिकुलर जो भी फंक्शनैलिटी शो करना चाहते हैं, जिनको यूज़र देख सकता है, वो हम पब्लिक मेंबर के अंदर रखते हैं। और वो फंक्शनैलिटी जो हम यूज़र से हाइड रखना चाहते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें कि यूज़र को उन फंक्शनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले भी लिया था कि अगर हमें कार ड्राइव करना है, तो हमें ये मतलब नहीं है कि कार कैसे बनी है, इंजन कैसे बना है, रबड़ कैसे किस मटेरियल से बने हैं। हमें सिंपली बस ये सीखना है कि कार को ड्राइव कैसे करते हैं और कार को चलाएंगे।
तो सेम वही चीज़ है कि जो फंक्शनैलिटी हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो फंक्शनैलिटी हम यूज़र को शो करते हैं, और जो फंक्शनैलिटी हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं उसको हम प्राइवेट में रखते हैं। मोस्टली जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उनका टाइप डिफाइन करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम प्राइवेट में रखते हैं क्योंकि उनका उनसे यूज़र से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें डाटा हाइडिंग की, तो वहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि वेरिएबल और उसके मेथड को एक साथ कैप्सुलेट करके रखा जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उस पर्टिकुलर जिस भी क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है जिसको इनकैप्सुलेट करके रखा गया है, उसका यूज़ केवल और केवल वही क्लास कर सकता है जिसके अंदर वो है। उसके अलावा कोई दूसरा क्लास अगर उसको यूज़ करना चाहेगा तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो बाकी सारे क्लास के लिए हाइड होगा। तो ये है डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों डाटा हाइडिंग में आपको हम लोगों ने पहले भी देखा था कि दो मेथड यूज होते हैं। एक आपका सेट मेथड होता है और एक आपका गेट मेथड होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सेट मेथड की, तो इसका यूज होता है वैल्यू को मॉडिफाई करने में, यानी कि जो भी वैल्यू वेरिएबल में या फिर ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें किसके थ्रू होती है? सेट वैल्यू के थ्रू, सेट फंक्शन के थ्रू। और जो हमारा गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन का काम क्या है कि जो मॉडिफाई वैल्यू है उसको एक्सेस करना, यानी कि जो भी सेट ऑपरेशन के थ्रू जो भी हमने वैल्यू को मॉडिफाई किया है उसको अगर हमें गेट करना हो, यानी जो भी हमने मॉडिफाई किया है अगर हमें उसे एक्सेस करना हो तो हम वहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे दोस्तों? गेट मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे दोस्तों? गेट मेथड का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने देखा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में ये कुछ चीजें हैं कि गेट्स मेथड, सेट मेथड, जो कि ये सहूलियत प्रोवाइड करती है, या ये एक तरीके से कहें कि वे प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको दोस्तों एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका एक मैसेज पासिंग था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पर्टिकुलर अगर किसी भी टास्क को एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलके परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो उनकी मतलब कि एक से ज़्यादा अगर मिलके एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो वो तभी ऑब्जेक्ट आपस में परफॉर्म कर पाएंगे जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका मैसेजिंग के थ्रू। और एक कॉन्सेप्ट आपका डायनेमिक बाइंडिंग का भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि डायनेमिक बाइंडिंग में कि पर्टिकुलर, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको होप सो याद हो कि अगर हमने एक शेप नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, एक मिनट, एस एच ए, एक शेप नाम का फंक्शन बनाया जो कि कई सारे शेप को ड्रॉ कर सकता है। सपोज कीजिए कि पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकता है, सर्किल को ड्रॉ कर सकता है, ओवल को ड्रॉ कर सकता है। तो मान लीजिए कि कहीं प्रोग्राम में अगर हमें पॉलीगॉन बनाने की जरूरत पड़ी तो हम किसको कॉल करेंगे? शेप नाम के फंक्शन को, ठीक है ना। तो अगर हम पॉलीगॉन बनाना है तो हम शेप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शेप नाम के फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं, तो शेप नाम का फंक्शन कॉल तो हो रहा है लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसको किस लिए कॉल किया जा रहा है। लेकिन जब शेप नाम का फंक्शन कॉल हो जा रहा है और उसके बाद हम जब उस पे पॉलीगॉन वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर शेप फंक्शन उस टाइम पे डायनेमिक बाइंड होता है पॉलीगॉन वाले कोड के साथ, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आप लोगों को उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने ये भी देखा कि जब एक बार हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर, ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें एक चीज समझ में आई दोस्तों कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग अलग मेथड को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अलग अलग मेथड जो है ये अलग अलग मतलब कि सिचुएशन में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने की का वे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है ये हमारा जो है पर्टिकुलर एक मतलब कि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट यूनिट था जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। देन उसके बाद से हम लोग सेकंड यूनिट में आए थे, और दोस्तों जब हम सेकंड यूनिट में आए थे तो हमने जो देखा था वो देखा था आपका यूएमएल के बारे में,
ठीक है ना, जिसको हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, दो पार्ट में ये भी डिवाइडेड है। एक आपका था आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम एसडी, और एक आपका बिहेवियरल डायग्राम यानी कि बीडी, ठीक है ना। तो हमने ये चीज देखी कि यूएमएल के अंदर जो हम लोग स्ट्रक्चरल डायग्राम या फिर बिहेवियरल डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या था कि ये पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम को अलग अलग व्यू से एनालाइज करने की सहूलियत देता है, या फिर ये कहें कि जो हमारा यूएमएल के अंदर जो हमने ये दो टाइप की डायग्राम या दो टाइप की कैटेगरी डिवाइड हुई है। स्ट्रक्चरल डायग्राम, इसके अंदर जितने भी मॉडल होते हैं वो पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्रिएट करना है, कहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट या क्लास रखना है, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। और बाद में उसका एनालाइजेशन भी कर सकते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर में सारी चीजें जहां पे रखी हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद से दोस्तों स्ट्रक्चर क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के बिहेवियर को फाइंड करने के लिए हमें बिहेवियरल डायग्राम का यूज करना पड़ता है। तो ये जो हमारा बिहेवियरल डायग्राम है, ये एक्चुअल में एक से ज्यादा डायग्राम है, और आपने अभी तक हम लोगों ने सेकेंड यूनिट पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने सारे डायग्राम्स को देखा है। तो सारे डायग्राम्स को जो हम लोगों ने देखा है, तो हमें एक चीज वहां पे समझ में आई है कि ये जो सारे के सारे डायग्राम है, ये इनके वे ऑफ थिंकिंग अलग है, ठीक है, इनका प्रोसेस या थॉट थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये फोकस एक ही सिस्टम के ऊपर करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि कोई एक डायग्राम बना ले जिससे पर्टिकुलर सिस्टम का पूरा बिहेवियर समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक उसके अंदर के सारे डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक सिस्टम के सारे बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप बिहेवियर को एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार बिहेवियर एनालाइज नहीं होगा या फिर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू यूजर नीड नहीं होगा, तो हमारा स्ट्रक्चरल डायग्राम बेकार है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे डायग्राम्स देखे थे, और होप सो आप लोग को वो सारे के सारे डायग्राम समझ में आए हों जो मैंने आप लोग को बताए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारा वीडियो जो हम प्रीवियस लेक्चर का सेकेंड यूनिट के जितने भी वीडियोस हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब हम लोगों ने डायग्राम क्रिएट कर लिया था, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, और उसके बाद से जब हम लोग को ये समझ में आ गया कि हाँ पर्टिकुलर ये डायग्राम है, इस तरीके से बिहेवियरल डायग्राम बना के हम अपने स्ट्रक्चरल डायग्राम के बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद से जब हमारा डायग्राम क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद भी हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद भी हम ये एक चीज फोकस करते हैं, उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या देखते हैं वहां पे कि किस तरीके से हमारा जो डायग्राम हमने क्रिएट किया है या जो आर्किटेक्चर या लेआउट जो हमने बनाया है, हम दोबारा से उसको एनालाइज करते हैं, जिसको हम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और जो कि हमने थर्ड यूनिट में देखा है। और वो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का काम यही है कि जो हमने डायग्राम क्रिएट किया है, उस डायग्राम को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, या फिर और ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे की जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम डिजाइन देखा कि एल्गोरिथम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। एल्गोरिथम चूज करना भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए हमें पता है एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स का यूज होता है, तो पर्टिकुलर कौन सी सिचुएशन में कौन से एल्गोरिथम का यूज होगा, ये भी हमें चूज करना होता है। तो ये कि अगर अल्टरनेट कौन सा सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है जो हमारे इस कंडीशन या सिचुएशन के लिए सबसे फिट रहेगी, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें कि सही एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क है, जिसको जिसको हमें परफॉर्म करना होता है। अगर इसमें हमसे चूक हो गई दोस्तों, तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा जो कोड है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहरहाल आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग इन लार्ज। प्रोग्रामिंग इन द लार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि अगर हम अपने पहले पैरा को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग इन द लार्ज कैन इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल और बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है ना। यानी कि प्रोग्रामिंग इन लार्ज का मतलब है क्या है कि या तो कि उस प्रोग्रामिंग में जो है एक बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो। बड़ा ग्रुप का मतलब क्या हो कि मतलब बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो मिलके किसी प्रोग्रामिंग को डेवलप कर रहे हो, या तो स्मॉल ग्रुप ही हो लेकिन वो लॉन्ग टाइम यानी कि एक कहें कि
लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहा है, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है एक छोटा सा ग्रुप और उसको बनाने में उसको साल भर लगता है या 1.5 साल लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंदर आती हैं? प्रोग्रामिंग इन द लार्ज। ठीक है ना, कि मतलब कि या तो बड़ा ग्रुप हो, यानी कि जो हमने सॉफ्टवेयर टीम बनाई है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो टीम काफ़ी बड़ी हो, या तो टीम अगर छोटी हो तो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें इस तरीके के ग्रुप की ज़रूरत होती है या टाइप की ज़रूरत होती है, तो हम उसको प्रोग्रामिंग इन लार्ज स्केल कहते हैं दोस्तों। दूसरा जैसे कि देखिए इसमें लिखा है आइदर ऑफ दीज कंडीशंस विल रिजल्ट इन लार्ज एंड हेंस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम दैट कैन बी चैलेंजिंग फॉर मेंटेनर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो इस तरीके का जितना भी प्रोग्राम होता है उनका रिजल्ट भी काफ़ी लार्ज होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और ये एक चैलेंज होता है कि जो मेंटेनेंस देखते हैं कि उसको कि वो इस चीज़ को समझ सके कि कैसे प्रोग्राम वर्क हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ताकि वो उसको अकॉर्डिंग टू नीड जब भी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत हो या मेंटेनेंस की उसको ज़रूरत हो तो वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। ठीक है ना, क्योंकि आप मेंटेनेंस किसी चीज़ को देखिए सिंपल क्या है कि हम कोई चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट किसी को तभी समझा सकते हैं जब हमें भी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता हो। तो अगर हम किसी चीज़ को का मेंटेनेंस अगर देखते हैं तो हमें पहले समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर वो चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, कहाँ-कहाँ कैसे वो सारी चीज़ें एक्युमुलेट होके वर्क कर रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं समझ पाएँगे या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, तो उस सिचुएशन में हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है? तो जो ओवरऑल हमारे कहने का मेन मोटो है वो क्या है कि हम अगर सबसे पहली चीज़ की जो प्रोग्रामिंग इन द लार्ज है इसको इसका मेन मतलब या मेन अगर फोकस क्या है कि अगर कोई लार्ज टीम हो जो कि सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हो, या तो स्मॉल टीम हो जो कि लॉन्ग टाइम के लिए किसी प्रोग्रामिंग को डेवलप कर रही हो या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन द लार्ज। ये चैलेंजिंग है मेंटेनेंस करने वालों के लिए क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझनी होती है, तभी वो अकॉर्डिंग टू नीड जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको मेंटेनेंस कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों जैसा कि हमारा अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो विथ प्रोग्रामिंग इन द लार्ज कोडिंग मैनेजर्स प्लेस एम्फेसिस ऑफ portioning work into modules with precisely specified interactions. This requires careful planning and careful documentation. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर जब भी लार्ज प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि जो कोड मैनेजर्स होते हैं वो कई पोर्शन में को वर्क को या मॉड्यूल को तोड़ते हैं और अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग छोटी छोटी टीमें काम करती हैं जो कि और ताकि वो मतलब कि अलग-अलग मतलब कि अगर कोई लार्ज सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो क्या करते हैं कि उसके अलग-अलग मॉड्यूल के लिए हम उसी टीम को छोटे-छोटे सब टीम में डिवाइड करके और सबको अपने अकॉर्डिंग उनको काम, जैसे कि कोई डाटा बेस का है तो हम उसको डाटाबेस का वर्क प्रोवाइड कर दिए। कोई अगर कोडिंग का बंदा है तो वो कोडिंग का काम कर रहा है। कोई अगर मतलब अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू टीम अलग-अलग लोगों के लिए हम लोग अलग-अलग मॉड्यूल जो हैं वो जैसे-जैसे लोग होते हैं जो जिस मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, हम उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका जो क्या होता है जिससे कि हम एक केयरफुली हम जैसे कि एक प्लानिंग होती है और हाँ, जिससे कि हम एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट पैरा है, तो अगर हम लास्ट पैरा को देखते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है with programming in the large program changes can become difficult। यानी कि अगर लार्ज प्रोग्रामिंग है तो उसमें चेंजेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इफ़ अ चेंज ऑपरेटर अक्रॉस मॉड्यूल बाउंड्रीज द वर्क ऑफ मे पीपुल मे नीड रीडूइंग। यानी कि अगर हम किसी ऑपरेटर को मॉड्यूल बाउंड्री के अंदर अगर चेंज कर रहे हैं या उसके बाहर चेंज कर रहे हैं तो जो कि सारा वर्क है वो फिर से करना पड़ जाता है। ठीक है ना, बिजनेस ऑफ दिस वन गोल ऑफ प्रोग्रामिंग इज द लार्जर इन्वॉल्व सेटिंग अप मॉड्यूल्स विथ विल नॉट नीड अल्टरनेटिंग in the event of probably changes. This is achieved by designing modules so they have high chosen and loose coupling. ठीक है,
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जो ये पढ़ा प्रोग्रामिंग इन द लार्ज, तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इसके मैं आपको अगर ऐसे ही बताना चाहूँ तो वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आपसे प्रोग्रामिंग इन द लार्ज के बारे में पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई लार्ज टीम जो है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है या तो कोई स्मॉल टीम जो है वो लॉन्ग टाइम में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग इन द लार्ज कहते हैं। ये जो भी हम इस तरीके से जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे जो भी मेंटेनेंस देखता है उस पर्टिकुलर कोड का, वो उसको काफ़ी समझना होता है कि उस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, ताकि वो सही से उसका मेंटेनेंस कर सके। दूसरी चीज़ क्या है कि जब प्रोग्रामिंग इन द लार्ज में हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अलग-अलग मॉड्यूल को हम अलग-अलग टीम को हैंडओवर करते हैं ताकि वो उसपे काम कर सकें, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरीके के कोड में अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत जो फंक्शनैलिटी है उनको उन पे भी वो इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए कहें कि हमें कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो प्रोग्रामिंग इन द लार्ज की अगर दोस्तों हम बात करें तो अगर एक तरीके से हम कहें तो ये हमें काफ़ी सोच समझ के और मतलब कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स या लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें काफ़ी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है और काफ़ी सोच समझ के हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर हम इसको देखें तो होप सो आपको समझ में आएगा कि जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग in the large require abstraction creating skills until a module become implemented. It remains an abstraction. Take together the abstraction should create an architecture unlikely to need change. They should define interactions that have precision and demonstrable correctness. ठीक है ना? कि यानी एक अगर प्रोग्रामिंग इन द लार्ज की रिक्वायरमेंट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना, एक या एब्स्ट्रैक्शन क्रिएटिंग स्किल्स को होता है, जो कि जिसमें अगर हम देखें तो हमें पहले एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना होता है कि चीज़ें किस तरीके से होंगी, ठीक है? आर्किटेक्चर भी क्रिएट करना होता है और थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं उनको भी देखना होता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो हमें सारी चीज़ों को इतनी मतलब कि इस तरीके से रखना होता है कि कहीं भी एरर न आए और हमारा जो वो लार्ज प्रोग्राम हो वो सही तरीके से वर्क करे दोस्तों, ठीक है ना? आगे जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग इन द लार्ज रिक्वायर programming in the large requires management skills. The process of building abstraction aim not just to describe something that can work but also to direct the efforts of people who will market it work. ठीक है ना? मेक इट वर्क, सॉरी। तो जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस करें कि प्रोग्रामिंग इन द लार्ज रिक्वायर मैनेजमेंट स्किल, ठीक है ना? तो अगर आपको ये पॉइंट अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हम एक लार्ज स्केल पे किसी प्रोग्रामिंग को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए या मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें अगर हम एक टीम की बात करें जिसका काम है लार्ज सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है ना? लार्ज सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, तो उस केस में क्या होगा? तो टीम में सबसे पहले दोस्तों तो एक ग्रुप लीडर होगा, एक आपका ग्रुप लीडर होगा और उस ग्रुप लीडर के अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, मेनी पर्सन होंगे, ठीक है? जैसे कि क्या कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, कुछ डाटाबेस को देखेंगे, ठीक है? कुछ की अगर हम बात करें तो वो ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे जितने भी ये अलग-अलग लोग हैं, ठीक है ना? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डाटाबेस, ये जितने भी अलग-अलग लोग हैं, इन सबको अलग-अलग टास्क प्रोवाइड किया जाता है और ये
अपने टास्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि अगर हम कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो है वो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो वो हेल्प करता है किसमें, हमारी चीज़ों को मतलब कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दोस्तों डेवलप करना है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है ना? तो उन बहुत सारे मॉड्यूल को और उन बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को अगर हम बारी-बारी सब लोग मिलके बनाना शुरू करें, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम एक ऐसी टीम चुनते हैं, जिसके अंदर वो हर बंदे होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर के हर मॉड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। अब जो टीम लीडर होता है उसका काम क्या होता है कि पहले वो जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके सारे मॉड्यूल को जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग मॉड्यूल में पर्टिकुलर हमारे सिस्टम को ब्रेक करते हैं और उस अलग-अलग मॉड्यूल को अपने टीम में जो जिस लेवल पे होता है उसको वो प्रोवाइड करते हैं और फिर वो टीम जो है उस पर्टिकुलर वर्क को करना शुरू पर्टिकुलर अगर हम बात करें वो जो पूरी की पूरी टीम है वो क्या करती है अपने अपने टास्क को फिर पे लग जाती है, उस पे काम करना शुरू करती है और जो भी अपडेट होता है वो अपने ग्रुप लीडर को देती है। इस तरीके से जब सारी टीमें अपने अपने मॉड्यूल पे जो काम कर रही होती हैं, अगर उनका मॉड्यूल जब मतलब अगर जो उनका मॉड्यूल है वो मॉड्यूल जब एक बार बन के क्लियर हो जाए, मतलब सबका मॉड्यूल जब बन जाता है, तो सबका मॉड्यूल बनने के बाद क्या होता है कि फिर एक बारी आती है कि हम उसको एक साथ असेंबल करें और असेंबल करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या वो सारे जो मॉड्यूल अलग-अलग सही तरीके से वर्क कर रहे थे, वो एक साथ मर्ज होने के बाद भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं जिसके लिए उनको डिज़ाइन किया गया है। एक बार जब हम उनकी परफॉर्मेंस को एक साथ मर्ज करके भी देख लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस सही होती है, देन उसके बाद से फिर हम उसको एक एक्सपर्ट पैनल के थ्रू उसका रिव्यू कराते हैं, उसको चेक कराते हैं और जब एक्सपर्ट पैनल भी उसको ओके कर देता है, क्वालिटी एंड सर्विसेज उसको ओके कर देता है उस इंडस्ट्रीज का, तब जाके वो मार्केट में आता है और दोस्तों और जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट में भी यूजर रिव्यू आते हैं और यूजर रिव्यू के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे उन प्रोग्राम में जो थोड़ी मोड़ी मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है या जो प्रॉब्लम्स होती है जो यूजर के थ्रू हमें पता चलता है, तो हम फिर उन प्रॉब्लम को भी टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव करते रहते हैं और मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा बेहतर बनाते रहते हैं, ठीक है ना? एक चीज़ जान लीजिए, जो हम ये लार्ज स्केल की या प्रोग्रामिंग इन द लार्ज के अंदर जितने भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी प्रोग्राम या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और हमें पता है कि जब हम इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें इस तरीके उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है कि अगर फ्यूचर में अगर हमें कभी भी कोई भी नया अगर बात करें कि अगर हमें फ्यूचर में कभी भी कोई नया फंक्शनैलिटी भी अगर ऐड करना हो, तो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मतलब कि जो हमारा मॉड्यूल है, सपोज़ कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद फॉर फ्यूचर साल डेढ़ साल बाद अगर हमें ये पता चलता है कि अब मार्केट में कुछ और भी नई चीज़ें हैं जो यूज़र को ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हम उस यूज़र की एक पर्टिकुलर ज़रूरत के लिए फिर से पूरा का पूरा नया सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो कि हैटिक हो जाएगा, ठीक है ना? और या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन करें फ्यूचर को देखते हुए, और फ्यूचर को देखते हुए अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें अगर फॉर फ्यूचर अगर कोई भी नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड भी करना होगा, तो हम उसमें बड़ी आसानी से उस फंक्शनैलिटी को ऐड कर देंगे और वो फंक्शनैलिटी ऐड करने से हमारे सॉफ्टवेयर में जो पुरानी फंक्शनैलिटीज़ है, उनमें कोई भी इफ़ेक्ट या चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? दोस्तों लार्ज स्केल की जब भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है ना, तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन काफी बेस्ट होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी बेस्ट होता है क्योंकि ये अलग अलग मॉड्यूल पे फोकस करने की सहूलियत हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? एक बार अलग अलग सॉफ्टवेयर किस तरीके से मतलब कि अगर एक तरीके से कहें कि मतलब कि अलग अलग इसमें मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग हम ऑब्जेक्ट क्लास होते हैं, जब भी कोई हमें कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है तो हम नया एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इससे पुरानी वाली फंक्शनलिटी में कोई चेंज भी नहीं होगा और जो नई फंक्शनलिटी हम ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, उस फंक्शनलिटी को भी हम आसानी से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक था प्रोग्रामिंग इन द लार्ज, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि
ये प्रोग्रामिंग इन द लार्ज है क्या और इसका मेन मोटो है क्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।